हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 49 होगा और आज हम कैपिटल बजटिंग मतलब पूंजी बजटन के यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिस इज सपोर्ट फॉर अस एंड दिस इज बिग सपोर्ट। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है मतलब वित्तीय प्रबंधन होता है, जो वित्तीय प्रबंध होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं? क्या प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना होता है मतलब लाभ को अधिकतम करना होता है, या वेल्थ को अधिकतम करना होता है, धन को, या दोनों को, लाभ को भी करना है और धन को भी, दोनों को बढ़ाना है, दोनों होता है उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन सी। मतलब जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका उद्देश्य होता है कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए और हमारी वेल्थ भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRR, IRR टेक्निक इज इशूड यूज्ड फॉर। इस जो IRR टेक्निक है आपकी, IRR, इसका यूज कहाँ होता है? डिविडेंड डिसीजन में होता है, कॉस्ट डिसीजन में होता है, वेंचर कैपिटल में होता है, जोखिम पूंजी में होता है, या पूंजी बस्टर में होता है? तो इसका यूज होता है आपका पूंजी बस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लागत बजट बजट का भाग नहीं है? इसमें वो बताना है जो लागत बजट का भाग नहीं है। कॉस्ट बजट की बात करें यहाँ पर, तो सामग्री बजट, या आपका लेबर बजट मतलब लेबर बजट, मजदूरी बजट, और नगदी बजट, या संयंत्र बजट, असंयंत्र बजट, प्लांट बजट, या आपका सेल्स बजट? तो सही ऑप्शन होगा आपका कैश बजट। ये कैश बजट जो है ये आपका कॉस्ट में शामिल, कॉस्ट बजटिंग में या कॉस्ट बजट में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी सामग्री, लेबर, और आपका प्लांट और आपका सेल्स, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन बजट से संबंधित है? विक्रय बजट, क्रय बजट, उत्पादन बजट, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। संचालन बजट से संबंधित यहाँ पर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूंजी बजटिंग से है? तरल अनुपात का, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि का, या ब्रेक सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण का, या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन होगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। तो इनमें से पूंजी बजटिंग से इसका संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापसी अदायगी, बात हो रही है, वापसी अदायगी अवधि बताती है। पे बैक पीरियड रेफर टू। तो वार्षिक वापसी अदायगी अवधि क्या बताती है? उन वर्षों की अवधि जिससे एक परियोजना में नि, आ, निवेशित राशि प्राप्त की जाती है, या भुगतान करने के लिए किस्तों की संख्या बताती है, या परियोजना निवेश करने व प्रारंभ करने के बीच की अवधि होती है, या सम विच्छेद बिंदु प्राप्त करने की अवधि होती है? तो वापसी अदायगी अवधि क्या बताएगी? ये बताएगी आपकी ऑप्शन ए, मतलब उन वर्षों की अवधि बताएगी जिसमें एक परियोजना में निवेशित राशि को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब द नंबर ऑफ इयर्स अ प्रोजेक्ट टेक्स टू रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि जोखिम मुक्त प्रतिफल 60% है, बीटा मान 1.5 है, और प्रतिफल की बाजार दर 10% है, तो प्रतिफल की अनुमानित दर क्या होगी? तो सही आंसर होगा आपका बी, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी ढांचा शब्द का आशय है, तो पूंजी ढांचे का मतलब क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का?
क्या अंश पूंजी प्लस संचय प्लस दीर्घकालीन ऋण, या अंश पूंजी प्लस दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों ऋण, या अंश पूंजी दीर्घकालीन ऋण इन दोनों का टोटल, या समता तथा अधिमान अंश। तो सही आंसर होगा आपका ए। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि शेयर कैपिटल, शेयर से पैसा कितना है बिजनेस में, रिजर्व कितना है, और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है। ठीक है, ये टोटल क्या होता है आपका, ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। उच्च जोखिम उच्च प्रतिफल सुअवसर, या लघु एवं मध्यम स्तरीय उपक्रम, या नए उद्यमों में निजी स्वामित्व हित, या विनियोग कोष। अब आपको क्या करना है, उपर्युक्त गुण निम्नलिखित में पाए जाते हैं। अब ये ऊपर जो आपने गुण देखे हैं, ये गुण किस में पाए जाते हैं आपको वो बताना है। ये पारस्परिक निधियों में पाए जाते हैं, म्यूचुअल फंड में, वेंचर कैपिटल फंड, साहसिक पूंजी कोषों में पाए जाते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर योग्य संस्थागत क्रेताओं में पाए जाते हैं, या घरेलू संस्थागत विनियोजकों में पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका वेंचर कैपिटल फंड। साहसिक पूंजी कोष में ये सभी गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण हैं आपके, उच्च जोखिम उच्च प्रतिफल होता है, लघु मध्यम स्तरीय उपक्रम, और नए उद्योगों में निजी स्वामित्व का हित, और विनियोग विनियोग कोष। तो ये सभी किसके गुण हैं आपके, ये है फीचर आपके वेंचर कैपिटल फंड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी बजटिंग में पूंजी राशनिंग से तात्पर्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जब आप कैपिटल बस्टिंग करते हैं तो एक वर्ड आता है आपका पूंजी राशनिंग। तो इससे क्या तात्पर्य होता है, कोई प्रतिधारित आय उपलब्ध नहीं है, या निवेश के लिए सीमित निधियां उपलब्ध है, या कोई बाह्य निधि है ही नहीं, जुटाई ही नहीं है, या वर्तमान वर्ष में कोई नया निवेश की आवश्यकता नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, निवेश के लिए सीमित निधियां उपलब्ध है, मतलब लिमिट फंड आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, निवेश के लिए सीमित निधियां उपलब्ध है, इसको बोलते हैं पूंजी राशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी बचतन से पूंजी बचतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है सही नहीं है, वो भी किसके रेफरेंस में, कैपिटल बस्टिंग के रेफरेंस में। तो पहला ऑप्शन है आपका, पूंजी बचतन का संबंध परिसंपत्ति परिस्थापन निर्णयों से है, या पूंजी की लागत न्यूनतम अपेक्षित प्रत्याय के बराबर होती है, या किसी परियोजना में वर्तमान निवेश को डूबी हुई लागत नहीं माना जाएगा, या नगद प्रवाह का समय क्रम उपयुक्त है। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, किसी परियोजना में वर्तमान निवेश को डूबी हुई लागत नहीं माना जाएगा। तो ये पूंजी बचतन से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, पूंजी बचतन के संदर्भ में ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारस्परिक पारस्परिक रूप से अन्योन्य परियोजना को अधिक अच्छे ढंग से श्रेणीयन किसके अनुसार किया जा सकता है। बात कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कैन बी मोर एक्यूरेटली रैंक्ड एच पर। तो किसके अनुसार हो सकता है, आंतरिक प्रत्याय दर पद्धति के द्वारा, निवल वर्तमान मूल्य पद्धति के द्वारा, या संशोधित आंतरिक प्रत्यय दर पद्धति के द्वारा, या लेखांकन औसत प्रत्यय दर पद्धति द्वारा, लेखांकन या औसत प्रत्यय दर पद्धति। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या बताता है, ये बताता है कि आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो अधिक एक्यूरेसी से रैंक किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूंजी नियंत्रण के अंतर्गत परियोजनाएं विभाजनीय है तो उपयुक्त परियोजना मूल्यांकन पद्धति है शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति,
लाभदेयता सूचांक पद्धति या आंतरिक प्रत्याय दर पद्धति या पुनर्भुगतान अवधि पद्धति। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पद्धति मुद्रा का समय मूल्य पर विचार नहीं करती है? ये बात करें समय मूल्य किसका, मुद्रा का समय मूल्य पर विचार नहीं करेगी। कौन सी पद्धति है? शुद्ध वर्तमान मूल्य, आंतरिक प्रत्याय दर, औसत प्रत्याय दर या लाभ सूचांक। तो सही ऑप्शन होगा आपका औसत प्रत्याय दर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनः भुगतान अवधि पद्धति के अंतर्गत नकदी प्रवाह किसको इंगित करता है? ह्रास एवं करों से पूर्व नकदी प्रवाह को, ह्रास और करों के बाद नकदी प्रवाह को, या ह्रास के पश्चात मगर करों से पूर्व लेकिन करों से पूर्व नकदी प्रवाह को, या ह्रास से पहले और करों के पश्चात नकदी प्रवाह को। तो ऑप्शन सही होगा आपका बी। ठीक है, यहाँ पर जो नकदी प्रवाह इंगत इंगत करेगा वो करेगा आपके ह्रास और करों के बाद नकदी प्रवाह कितना हुआ है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान मूल्य की अवधारणा आधारित है। तो वर्तमान मूल्य की अवधारणा किसमें आधारित है, किस पर आधारित है? मिश्रण सिद्धांत पर आधारित है, बट्टा खाता सिद्धांत पर आधारित है, या इन दोनों पर आधारित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा आपका बी, इन दोनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाभों के पुनर्निवेश का आशय है। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? व्यवसाय में आय का पुनर्निवेश करना, या संचय में हस्तांतरित करना, या लाभांश का भुगतान न करना, या अवैधानिक आय का अर्जन करना। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, जो इनकम हुई है बिजनेस को उसको दोबारा से बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाभों का पुनर्निवेश जितना अधिक होगा, अंशधारियों के लिए लाभांश की मात्रा उतनी ही शून्य होगी, ना तो कम होगी ना अधिक होगी या कम होगी। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, कम होगी। क्योंकि जब आप अपने बिजनेस की इनकम को बिजनेस में ही लगा रहे हैं, भाई मान लेते हैं हमारे हमारे बिजनेस है 10,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये में आप अगर इनमें से इनको बांट देते हो शेयर होल्डर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसमें से 5,000 तो रख रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वापस बिजनेस में लगा रहे हैं, तो अंश शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 5,000। तो जितना आप इसको जितना अधिक लगाएंगे, पुनः निवेश जितना अधिक करेंगे, निवेश निवेश जितना पुनः निवेश ज्यादा करेंगे उतना ही अंशधार जो शेयर होल्डर है उनको कम प्रॉफिट होगा। तो ये आंसर होगा आपका डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है विक्रय को अधिकतम करना, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, लाभों को अधिकतम करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू को बढ़ाना। अब यहाँ पर देखिए सेल दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो अगर देखिए आपका इस तरह से आता है तो सही आंसर इसका वैसे ए बी और सी होगा। प्रॉफिट को भी बढ़ाना है और एसेट भी बढ़ाना है। सही होगा इसका आंसर आपका बी एंड सी। ठीक है, लेकिन आयोग ने ऐसे ही पूछा हुआ था, ये थोड़ी यहाँ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। तो आपका सही आंसर होगा आपका बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है? इसकी बात करें, पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक, तो कौन सी नहीं है? पूंजी की लागत, पूंजी का आवंटन, पूंजी का धनतीकरण, या समता पर व्यापार। तो ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत जो है वह पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं होती है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आपकी लागत विश्लेषण में आती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।